गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत की नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहली हैं सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी हैं आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां। पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को प्रदत्त सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां इस प्रकार हैं। पहली है कार्यपालिका संबंधी शक्ति या कार्यपालिका संबंधी कार्य। भारत का राष्ट्रपति चूँकि एक नामिक कार्यपालिका प्रमुख है, इसीलिए हमारे विधान के द्वारा यह माना गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और सरकार के कार्य संचालन के लिए जो भी प्रशासनिक कार्य करने हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय विधान के द्वारा यह माना गया है कि सरकार के कार्य संचालन के लिए नियमों का निर्माण, मंत्रिमंडल का निर्माण, विभागों का वितरण राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल से सूचनाएं प्राप्त करना, प्रधानमंत्री से सूचनाएं प्राप्त करना और अपनी बात प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का कार्य राष्ट्रपति का है। जो महत्वपूर्ण पद हैं जैसे योजना आयोग का उपाध्यक्ष, राज्यपाल की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। विदेशी संबंधों का संचालन राष्ट्रपति करता है। सेना के तीनों सेना के जो अधिकारी हैं, सेना अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति वह करता है। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार उसे है। राज्य सरकारों को वह आदेश दे सकता है। भारत की केंद्र सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी जाती हैं, उन उपाधियों का वितरण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरी हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या राष्ट्रपति के विधायी कार्य। विधायी कार्य यूं तो व्यवस्थापिका के माने जाते हैं या संसद के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियां हैं जो कि इस प्रकार हैं। संसदीय सत्र बुलाना और या उसे रद्द करना, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करना, संसद के सत्र में अपना संदेश भेजना, अध्यादेश जारी करना, संसद के समक्ष विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदन की प्रस्तुति का आदेश देना। कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी ली जाती है। राज्यों के संबंध में भी उसकी एक विधायी शक्ति है कि कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ। वित्त विधेयक का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रपति की मर्जी से होता है। जो हमारे देश की संचित निधि है या हम जिसे देश का आकस्मिक कोष कहते हैं, उस पर नियंत्रण भी राष्ट्रपति का होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार उसे है। क्षमादान का अधिकार उसे है। इस तरह से ये कुछ सामान्यकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की हैं। लेकिन अगर हम हालांकि आगे हम राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा राष्ट्रपति एक नाम मात्र का मुखिया है और इन सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा हमारी संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकालीन या राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। संकट काल में भारतीय संविधान का जो रूप है वो संघात्मक के स्थान पर एकात्मक हो जाता है। हालांकि ये स्थिति सही नहीं है, संघ शासन के विरुद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय हित को देखते हुए ये आवश्यक है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं या 3 प्रकार के उपबंध हैं जो कि आपातकालीन अधिकार राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के नियंत्रण के लिए आपातकाल, यानी इसके संबंध में अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई है कि अगर भारत में
कोई बाहर से आक्रमण हो जाता है या युद्ध की स्थिति होती है या भारत में किसी भी तरह की आंतरिक अशांति है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वस्तु स्थिति में संकट काल के निर्धारण की शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है। 44वें संशोधन के द्वारा यह माना गया है कि संसद इस पर बहुमत से मोहर लगाती है और यह घोषणा 2 महीने तक प्रभावी रहती है। 44वें संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है इस संबंध में वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन तभी घोषित किया जा सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श देता है। और दूसरा है, ऐसी उद्घोषणा प्रत्येक सदन के सदस्यों की स्वीकृति उस संबंध में आवश्यक मानी गई है। बाह्य संकट के समय में 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और आंतरिक संकट के समय 1975 में इस आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस आपातकाल के कुछ संवैधानिक प्रभाव पड़ते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, संसद को संपूर्ण भारत अथवा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी हमारा जो संघ शासन है उसमें संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। लेकिन अगर आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो ऐसे समय में जो भारत की केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार को राज्यों के विषय में भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका को संघीय सरकार आदेश दे सकती है और राज्य सरकार को वह आदेश दे सकती है कि उसे क्या करना है, या वह कह सकती है कि राज्य सरकार को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा है, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार का निलंबन हो जाता है, यानी हमें जो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो हमसे छिन जाती है। संवैधानिक उपचारों का निलंबन, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, प्रच्छा, इन सब का निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य काल में संसद की अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, पर संकट काल में 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से ये कुछ प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के द्वारा यह माना गया है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा 2 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति इस संबंध में आवश्यक है और हर 6 महीने बाद संसद की स्वीकृति लेकर इस अवधि को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका संबंध में यह व्यवस्था एक तरह से की गई है और न्यायालय ने 356 के तहत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अयोध्या प्रकरण के बाद यह निर्णय लिया गया था, जिसमें पहला यह है कि पंथ निरपेक्षता हमारे विधान का मूल ढांचा है और इसके अंतर्गत अगर किसी राज्य को बर्खास्त किया जाता है तो वह वैध है। दूसरी बात यह की गई थी कि अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाएं न्यायिक जांच, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उसके संबंध में न्यायालय की शरण ली जा सकती है और न्यायालय प्रमुख रूप से इस संबंध में शक्ति संपन्न हो सकता है। साथ ही साथ यह माना गया है कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट इस संबंध में आवश्यक है। राजनीतिक कारणों से किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि विपक्षी सरकार को कई बार केंद्रीय सरकार बर्खास्त कर देती है, तो यह निर्णय न्यायालय के द्वारा दिया गया कि ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को विवेक के अधिकार हमारे इस संबंध में दिया गया है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा विवेक के अधिकार का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जा सकता है। ये जो अनुच्छेद 356 है, अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो उसके कुछ प्रभाव हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाता है, यानी जिस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है
वहाँ विधायी शक्ति का प्रयोग, वहाँ की जो विधायी शक्ति है वह केंद्र के अधीन आ जाती है। सेकंड है, राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को ले सकता है। मौलिक अधिकारों में भी वही व्यवस्था है कि स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह खत्म कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय की शक्तियों के अतिरिक्त या प्रमुख रूप से यह माना जा सकता है कि केवल उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो नहीं छिनती हैं, बाकी जो सरकार है उसकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। तो इस तरह से जो दूसरा उपबंध है, राज्यों में आपातकालीन शक्ति या राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उसका ये प्रभाव पड़ता है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो एक तरह से बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकालीन शक्तियाँ। संविधान की धारा 360 के अनुसार यदि किसी भी राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसकी उद्घोषणा का प्रभाव 2 माह तक रहता है। 2 माह बाद संसद की स्वीकृति लेनी होती है। लोकसभा अगर भंग है तो उस स्थिति में राज्य सभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब तक इस उपबंध का प्रयोग भारत में नहीं हुआ है। इसके कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं। उद्घोषणा की अवधि में जो संघ सरकार है वह राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। यानी वैसे बजट के निर्माण, राज्य के बजट का निर्माण का अधिकार राज्य सरकार का होता है, लेकिन केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति किसी भी राज्य के वित्त विधेयक को अपने यहाँ बुला सकती है। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को आदेश दे सकती है। तो इस तरह से वित्तीय संकट के समय में ये कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन। इन शक्तियों की कटु आलोचना की गई। श्री हरि विष्णु कामत का कहना है कि यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। अमर नंदी का कहना है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां एक भरी हुई बंदूक के समान हैं जो विनाश भी कर सकती हैं। और इन शक्तियों पर जो आरोप लगाए जा सकते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है संघात्मक रूप का अंत, यानी राज्य सरकार लगभग समाप्त हो जाती है। राज्यों की स्थिति संघ की इकाइयों के समान बन जाती है। राज्य सरकारों पर पूरी तरह से केंद्रीय सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है। यानी भारत का जो संघात्मक शासन का रूप है वह इससे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। आलोचकों का मानना है कि संविधान के अंतर्गत संकट काल की घोषणा का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना भी इसे लागू रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो तानाशाह बन सकता है। नेक्स्ट है इन शक्तियों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दुरुपयोग संभव है। यानी ये जो शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनका दुरुपयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए केंद्र में अपनी सरकार है और राज्य सरकार को अपदस्थ करना है तो ऐसा केंद्रीय सरकार करती हैं और ऐसा अनेक बार हुआ है। जम्मू कश्मीर की सरकार को अपदस्थ किया गया, आंध्र प्रदेश में एनटीआर की सरकार को अपदस्थ किया गया। नेक्स्ट है राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो सकती है, यानी जो वित्तीय स्वतंत्रता है राज्यों की वह प्रमुख रूप से खत्म हो सकती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं इन शक्तियों के कारण। मौलिक अधिकार जो हमारे हैं और एक तरह से हम उन्हें गौरवपूर्ण मानते हैं उस पर नकारात्मकता हमें दिखाई देती है। संकटकालीन शक्तियों का शांति काल में भी प्रयोग हो सकता है, यानी ज़रूरत नहीं है तब भी केंद्र सरकार इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। जैसा आंतरिक आपातकाल के दौरान 1975 में जो आंतरिक आपातकाल हुआ उसे हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि इस तरह से हम ये आलोचनाएं करते हैं लेकिन इन आलोचनाओं में आंशिक सच्चाई है और हम कह सकते हैं कि दुरुपयोग किया जाता है, हुआ भी है। लेकिन अगर
कोई भी सरकार दुरुपयोग करती है तो हमारी जनता आने वाले चुनाव में उन्हें सबक सिखा सकती है। जहाँ तक मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, वहाँ हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा है। और एक तरह से यह माना जा सकता है कि ये शक्तियाँ प्रमुख रूप से भारत की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे विधान के द्वारा दी गई हैं। और ये जो उपबंध हैं, ये ऐसे उपबंध हैं जो हमारे विधान को एक श्रेष्ठ विधान के रूप में परिवर्तित जिन्होंने किया है। हम ये नहीं कह सकते या ये नहीं कहते कि कभी भी इन उपबंधों का दुरुपयोग नहीं हुआ है। इन उपबंधों का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी विशेष परिस्थितियां आईं जबकि इन उपबंधों ने ही भारतीय संघ को, भारतीय सरकार को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है। और इस रूप में हम इन उपबंधों की श्रेष्ठता से नकार नहीं सकते। धन्यवाद।